नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेकी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज सांसद विधायकों का फीडबैक लेने वाले हैं। वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ के सांसदों विधायकों की क्लास लेंगे। विकास कार्यों और जनता के बीच छवि की सीएम जानकारी लेंगे। सीएम आवास पर मंडलीय बैठक में जनप्रतिनिधि लेंगे हिस्सा और अब तक सीएम योगी 14 मंडलों की जानकारी ले चुके हैं और इसी सिलसिले में आज भी 3 जिलों की समीक्षा बैठक करेंगे। सांसद विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिनसे कार्यों का फीडबैक आज सीएम की तरफ से लिया जाएगा। इससे पहले 14 मंडलों की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ली जा चुकी है। 3 मंडल के प्रतिनिधि से मिलेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ के सांसद और विधायकों की क्लास लेंगे। किस तरीके से कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य और जनता के बीच कैसी छवि है सरकार की, इसे लेकर सीएम की तरफ से जानकारी ली जाएगी। कैसे इन जिलों में विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, जो नीतियां हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है सांसदों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, इसे लेकर आज फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जाएगा। और अब तक 14 जिलों का फीडबैक ले चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज 3 मंडलों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, जहां विकास कार्यों को लेकर और जनता के बीच कामों को लेकर, अपनी छवि को लेकर, सरकार की छवि को लेकर आज फीडबैक सीएम की तरफ से लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां 22 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्य समिति की बैठक से पहले भाजपा कार्यालय पर आज बैठक होनी है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर जो पुरजोर तैयारियां हैं वो की जा रही है और इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इधर 22 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले आज भाजपा कार्यालय पर यह बड़ी बैठक होनी है, जिसमें संभव यह है कि लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से फीडबैक लिया जाएगा। तो 2024 में भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। भाजपा की नजर यूपी के उन सीटों पर भी है जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। अब इन्हीं हारी हुई सीट पर भाजपा की पकड़ बनाने और विपक्ष को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार की तारीफ भी की, वहीं अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। गाजीपुर से 24 का शंखनाद, हारी हुई सीट पर कमल संग्राम। पूर्वांचल से विपक्ष को चुनौती, नड्डा ने योगी को बताया उपयोगी। जहां एक तरफ विपक्ष 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की विसात बिछाने में जुटा है, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर की पिच से अपने मिशन 80 का बिगुल बजा दिया है, क्योंकि जहां एक तरफ जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला, वहीं डबल इंजन की सरकार की जमकर तारीफ कर रहे थे। प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए मेडिकल कॉलेज आ जाता है। 4 लेन की वाराणसी गाजीपुर हाईवे समय पर सही बटन दबाया, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर। लेकिन जहां एक तरफ जेपी नड्डा गरज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी राम राज्य का जिक्र कर माफिया पर अपने शब्दों की सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरही न निश्चर पापी। ये माफिया, ये अपराधी, ये आतंकी बिना प्रभु की कृपा से मरेंगे नहीं। और यह बात अगर किसी एक ऋषि के मन में सबसे पहले आई थी तो इसी धरा से थे, इसी धरा से उनका संबंध था महर्षि विश्वामित्र का।
गौरतलब है कि भाजपा ने 2024 में अपने लिए यूपी के सभी 80 सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए भाजपा का फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 में भाजपा चुनाव हार गई थी। 2019 में इसी यूपी में बीजेपी 14 सीटें हार गई थी, जिसमें से गाजीपुर भी एक सीट थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने ये लक्ष्य बनाया है कि अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी इन 14 सीटों पर क्रमवार लोकसभा प्रवास करेगी और जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। और गाजीपुर उन्हीं हारी हुई सीटों में से एक है जहां से भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा करीब 1,20,000 वोट के मार्जिन से बसपा के अफजाल अंसारी के हाथों हार गए थे। अब भाजपा की कोशिश न सिर्फ गाजीपुर बल्कि उन सभी हारी हुई सीटों पर जीत का कमल खिलाने की है जिन्हें वो पिछली बार हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से, आप मेरे शब्द से याद रखिएगा, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकल्प बन के खड़ा हो सकती है और उस रूप में आप देखे होंगे कि हमारी पार्टी का इम्प्रूवमेंट भी, लोगों का जुड़ना भी डे बाय डे ज़्यादा हो रहा है। तो किसी भले गाजीपुर गए हैं, मेरी सीट है और मेरी सीट कल भी रहेगी, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी की आंधी के सामने भारतीय जनता पार्टी की परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन गाजीपुर पर भले ही बसपा का कब्जा हो, लेकिन टक्कर भाजपा और सपा के बीच नजर आ रही है, क्योंकि जब जेपी नड्डा आए तो उनके निशाने पर बसपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी ही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा गाजीपुर के साथ साथ उन सभी हारी हुई सीटों पर जीत का कमल खिला पाएगी, क्योंकि भाजपा ने गाजीपुर से हारी हुई सीट के साथ साथ अपने मिशन पसमानदा को भी एक्टिव कर दिया है, जिसका बड़ा वोट गाजीपुर में है। बड़ी बात यह है कि योगी सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री पसमानदा समाज से ही आते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा ने यूपी में 24 का बिगुल बजा दिया है और अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा यूपी का तापमान भी बढ़ने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुश्ती विवाद पर 7 सदस्यीय कमेटी बन गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ये कमेटी बनाई है। ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच इस कमेटी की तरफ से की जाएगी। पहलवानों के आरोपों की जांच कमेटी करेगी। मैरीकॉम, डॉली बनर्जी कमेटी में शामिल हैं और इसी के साथ साथ योगेश्वर दत्त, अलकनंदा अशोक जांच कमेटी में शामिल हैं। सहदेव यादव और 2 वकील भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच करेगी। तो पहलवानों के प्रदर्शन के बाद अब एक्शन देखने को मिल रहा है पूरे मामले में और अब कुश्ती विवाद पर 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मैरीकॉम, डॉली बनर्जी इसमें शामिल है, योगेश्वर दत्त जो कि पहलवान है वो भी इसमें शामिल है और ये कमेटी जांच करेगी जो भी आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगे हैं वो जांच में क्या पाए जाते हैं, उन्हें लेकर क्या सामने आता है, इसकी जांच कमेटी की तरफ से की जाएगी। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से पहलवानों से मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक पहलवानों से बातचीत की अनुराग ठाकुर ने। लगातार पहलवान ब्रजभूषण सिंह का कर रहे हैं विरोध और अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह इस्तीफे की मांग की जा रही है पहलवानों की तरफ से। तो एक तरफ भाजपा यूपी की सभी 80 सीट पर कमल खिलाने का दम भर रही है, तो वहीं अब अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीट को नापने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश की कोशिश न सिर्फ जमीन पर जाकर जनता के मूड को समझना है बल्कि 24 की पिच पर यूपी की हर एक सीट पर भाजपा को चुनौती देना भी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश 24 की पिच पर साइकिल की रफ्तार 5 के स्कोर से आगे बढ़ा पाएंगे। अखिलेश का ग्राउंड जीरो प्लान, भाजपा के अंदाज में जंग का ऐलान। ऑपरेशन थर्ड फ्रंट की 80 डिग्री चाल, 24 पिच पर अखिलेश कर पाएंगे कमाल। जहां एक तरफ भाजपा ने गाजीपुर की धरती से अपने मिशन 80 का शंखनाद कर दिया है, वहीं अब अखिलेश यादव भाजपा को उसी की चाल से चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव बजट सत्र के बाद उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट का दौरा करने वाले हैं, जिसे जानकार भाजपा के मिशन 80 के जवाब के रूप में देख रहे हैं।
क्योंकि अखिलेश यादव की कोशिश न सिर्फ जमीन पर जाकर जनता के मूड को समझना है, बल्कि यूपी की हर एक सीट पर भाजपा को चुनौती देना है। 80 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए अखिलेश यादव जी 80 सीटें नहीं, इस देश में जहां भी जरूरत होगी वहां अखिलेश यादव जी जाएंगे और जनता से अपील करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी दलों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अखिलेश यादव भी अब प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे और जमीन पर उतरकर जनता का मूड क्या है इसे जांचने का, इसे परखने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि अखिलेश यादव की जनसभाएं कुछ समय बाद शुरू होंगी और हर एक लोकसभा सीट पर खुद अखिलेश यादव जाएंगे। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव जब रथ लेकर निकले थे तो उसमें खूब भीड़ जुटी थी। ये अलग बात है कि वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अलग तैयारी की है, जिसमें जेल भरो आंदोलन, हर लोकसभा में जनसभा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने और जनता को समाजवादी पार्टी के काम के बारे में बताना है। हालांकि अखिलेश यादव के इस दौरे से पहले ही सियासत गर्म हो गई है। सपा के खिलाफ भाजपा से लेकर बसपा और सुभाषपा सबने मोर्चा खोल दिया है। जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन परिवारवादी पार्टियों ने दुकानें खोल रखी हैं, ये जनता की सेवा नहीं है, दुकान खोलकर धंधे कर रहे हैं, तो इनकी दुकानों को आम जनता समझती है। गुंडों और अपराधियों की जगह कहाँ है? बिल्कुल जेल में है और सरकार का भी यही अभियान है कि जेल में गुंडे और अपराधी होने चाहिए। समाजवादी पार्टी इसमें सहयोग करेगी तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो हम फील्ड में नहीं देखे, इसी मैदान में जंग में गए। लखीमपुर गोला बाई इलेक्शन जंग में तो नहीं गए। आपके आजमगढ़ चचेरा भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहा था, वहाँ तो मैदान में नहीं गए। माननीय अखिलेश जी जिले वाइज घूमे, लोकसभा वाइज घूमे, विधानसभा वाइज घूमे, अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि 17 से बढ़िया उनके लिए 22 से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। और जब 22 में वो कामयाब नहीं हुए तो अब उनकी डे बाय डे उनका ग्राफ गिरना ही गिरना है। अब सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश यादव 24 के पिच पर साइकिल की रफ्तार 5 के स्कोर से आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सपा की साइकिल पंचर ही रही है। बड़ी बात यह है कि भाजपा ने अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए अभी से ही भाग दौड़ शुरू कर दी है, क्योंकि जेपी नड्डा जहां यूपी का दौरा कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने यूपी आने वाले हैं, जबकि पीएम मोदी जून के बाद हर महीने यूपी का दौरा करने वाले हैं। मतलब एकदम साफ है, एक तरफ भाजपा के महारथी हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। जो उन्हें जीतेगा उसका पलड़ा दिल्ली में भारी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब कानपुर से बड़ी खबर, बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की आज रिहाई होगी। 17 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है। पनकी नौबस्ता पुलिस ने सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है और करीब 2 साल 6 महीने के बाद खुशी दुबे की रिहाई होनी है। खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से 4 जनवरी को जमानत मिल गई थी और सत्यापन रिपोर्ट की वजह से रिहाई टली हुई थी, तो 14 से 15 दिन का समय बीत गया था, लेकिन बावजूद इसके खुशी दुबे जेल से बाहर नहीं आई और आज अब माना जा रहा है कि खुशी दुबे की जेल से रिहाई होनी है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां जेपी नड्डा और सीएम योगी के गाजीपुर दौरे का सांसद अफजाल अंसारी ने स्वागत किया। अफजाल अंसारी ने कहा कि शीर्ष नेताओं के आने से कुछ उम्मीदें जगी है, उनका आना हमारे लिए शुभ अवसर है और उम्मीद है कि गाजीपुर का भला होगा। गाजीपुर के सांसद की हैसियत से यहाँ की जनता की ओर से उनका स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं कि एक उम्मीद जगी है। अपनी दूसरी पाली के सफल होने के बाद पहला प्रोग्राम उन्होंने गाजीपुर में दिया। ज़रूरत इस बात की है कि इसी के साथ साथ आज इस शुभ अवसर पर एक विश्वविद्यालय गाजीपुर में स्थापित किए जाने का फैसला जनता को सुना दिया जाए। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। आज मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सबसे बड़ा स्नान पर्व है आज। प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। स्नान पर्व पर प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है।
मौनी अमावस्या का मौका, जहां श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेले में सबसे बड़ा स्नान का पर्व आज है। प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी में आज श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है और स्नान पर्व के मौके पर प्रशासन भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो नजर बनाए रखे हुए हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रदेश भर में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर स्नान और पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। ये माघ मेले का तीसरा बड़ा स्नान होगा, जिसके लिए एक दिन पहले ही माघ मेले में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ने लगी है और इसे देखते हुए माघ मेले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो स्नान का महापर्व और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी हुई है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी जब माघ मेले का आयोजन किया गया था, उससे पहले भी तमाम तस्वीरें सामने आई थी जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। शनिश्चरी अमावस कोई भी हो, जब अमावस्या शनिश्चरी होता, शनिवार को होता है, तो उसका महत्व विशेष हो जाता है। उसमें स्नान दान का फल विशेष रूप से मिलता है और जब मौनी अमावस्या ही शनिश्चरी हो तो वो और विशेष रूप धारण कर लेता है। प्रयागराज में माघ मास में वैसे भी सभी देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। जब समस्त देवी देवता यहाँ निवास करते हैं और शनिवार की अमावस्या होती है तो वो अनंत गुना फल लेकर के आती है। इसलिए इस बार जो है शनिश्चरी अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। मौन रह करके जो स्नान उस दिन करके अपने आप का जब भजन पूजन करके दान पुण्य करता है, वो कोटियों गुना पुण्य का फलदायी प्राप्त करता है। हम लोग ने व्यापक यहाँ पे अरेंजमेंट करा है, सुरक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से, क्योंकि लगभग 2 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। और अब माघ मेला भी एक प्रकार से जो समाजवादी पार्टी या बीएसपी के टाइम पे कुंभ मेला होता था, उस प्रकार से अब माघ मेला यहाँ पे होने लगा है। तो व्यापक करा है और उसमें इसको देखते हुए अगला जो माघ मेला होएगा, जो रिहर्सल 2 होएगा, उसमें और सुधार जो है उसमें भी काम होएगा। मौनी अमावस्या का पर्व कल संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। प्रयागराज के माघ मेले का ये तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व होगा। इस मौके पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में माघ मेले में पहुंच चुकी है। माघ मेले में जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, जितने भी पांटून पुल हैं, सब इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरे हुए हैं। कई रास्तों पर तो तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मेला प्रशासन की तरफ से कई खास इंतजाम किए गए हैं। 17 स्नान घाट बनाए गए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल मौनी अमावस्या के मौके पर तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सरकार ने इस बार के माघ मेले को 2025 के कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया था। इसी के मद्देनजर इस बार के माघ मेले में श्रद्धालुओं को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं और श्रद्धालु इन सुविधाओं को पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अगली बड़ी खबर हरदोई से है, जहां झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई और आग लगने से कई झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। अज्ञात कारणों से कई झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। आग से लाखों की गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। आग की चपेट में आकर कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। पाली कस्बा स्थित पेट्रोल पंप के पीछे की यह घटना है और ये तस्वीरें भी आप सामने आई है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी, जिसमें कई जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। इसी के साथ साथ जो मवेशी यहां पर थे उनकी भी जलकर मौत हो गई है। पाली कस्बा स्थित पेट्रोल पंप के पीछे की ये घटना बताई जा रही है। देर रात की घटना, जहां अज्ञात कारणों की वजह से इन झुग्गी झोपड़ी में आग लगी। क्या कारण रहे आग लगने के पीछे, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये आग लगी और देखते देखते कई जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उन्हें भी इसने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गृहस्थी कई लोगों की समाप्त हो गई है। लाखों की गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। पाली कस्बा स्थित पेट्रोल पंप के पीछे की ये घटना बताई जा रही है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान अलीगढ़ के सिनेमाघरों में 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। अलीगढ़ में इस फिल्म को लेकर कई संगठन विरोध जता चुके हैं और ऐलान भी कर चुके हैं कि इसको सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, जिसके बाद अब इस फिल्म की रिलीज को लेकर सिनेमाघर संचालकों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
सीमा मल्टीप्लेक्स के मालिक ने एसएसपी ऑफिस में उक्त के संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। पठान मूवी रिलीज हो रही है तो उसको कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में रोष है, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का ज्ञापन दिया गया। इसके तथ्यों की जांच की जाएगी और जो अपेक्षित कार्रवाई पुलिस से वो की जाएगी। ज्ञापन पठान फिल्म को के लिए दिया है क्योंकि कुछ विरोधाभास समाज में है और मगर सरकार की बनाई हुई सेंसर बोर्ड ने उसे स्वीकृति दे दी है, तो इसके मद्देनज़र हमने कल रात में इसकी एडवांस खोल दी है और पिक्चर 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। तो उसके मद्देनज़र हमने कप्तान साहब को आग्रह किया है कि थोड़ा हमें सुरक्षा बल दिया जाए जिससे कि हम सुचारू रूप से मूवी का निर्वहन कर सकें। वहीं शाहजहांपुर में एक परिवार रहस्यमयी बीमारी से गांव में खौफ पैदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। एक ही परिवार के सभी लोगों की त्वचा का रंग काला पड़कर उंगलियां टेढ़ी हो रही है और इस रहस्यमयी बीमारी से परिवार में एक किशोरी की मौत के बाद परिवार सदमे में है। सभी के शरीर लूज होने पर स्वास्थ्य विभाग ने 8 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और वहीं जानकारी में डॉक्टरों का कहना है कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी के चलते इसकी विशेषज्ञों से जांच करवाई जा रही है और उसके बाद ही सभी का इलाज संभव हो पाएगा। शाहजहांपुर, जहां रहस्यमयी बीमारी चर्चा का विषय बनी हुई है, एक ही परिवार के 8 सदस्य इस रहस्यमयी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हैं और इस परिवार की एक किशोरी की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। एक सदस्य टीम बनाई गई है जो कि अब इस पूरी रहस्यमयी बीमारी की जांच करेगा और उसके बाद ही माना जा रहा है कि इन लोगों का इलाज संभव है। डॉक्टर भी हैरान है कि आखिरकार ये रहस्यमयी बीमारी है क्या। अब इसकी जांच की जा रही है। 8 सदस्य बताए जा रहे हैं जो कि एक रहस्यमयी बुखार से पीड़ित हैं और इस रहस्यमयी बुखार से एक किशोरी की भी अब तक मौत हो चुकी है। ये न्यूरोलॉजिकल कुछ समस्या हमको लग रही है। अगर मेडिकल कॉलेज के फिजिशियन को हमने इसका तत्काल जो है समुचित इलाज करने के लिए कहा हुआ है। अगर यहाँ पर इसको कुछ दिक्कत आगे होती है तो इसको हम मेडिकल कॉलेज के लिए भी जाकर के परीक्षण करवाने के लिए भेजेंगे। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां अपनी ही रिवॉल्वर से जज के पैर में गोली लग गई। गाउन पहनते वक्त जमीन पर जज की लाइसेंसी रिवॉल्वर गिरी और जमीन पर गिरते ही रिवॉल्वर से गोली छूट गई। जज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल जज की हालत खतरे से बाहर है। मिर्जापुर कचहरी में जज के चैम्बर में यह हादसा हुआ। तो गाउन पहनते वक्त अचानक से जज की रिवॉल्वर नीचे गिरी, जिससे गोली लग गई और अब जज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिर्जापुर कचहरी में जज के चैम्बर में यह हादसा पेश आया है। हालांकि इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिला कोर्ट में एडीजे 6 श्री तलेवर सिंह गोली लगने के कारण से घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां जाकर के जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गाउन पहनते समय चैम्बर में उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर गिर गया था, जिससे उनके पैर में गोली लगी है। डॉक्टरों के द्वारा उनके पैर में जो लगी गोली थी उसको निकाला गया है। उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। इसमें फर्दर जुडिशरी के साथ मिलकर और अग्रेतर जांच की जाएगी। उनकी स्थिति इस समय सामान्य है। वहीं आजमगढ़ जिले की जेल में गांजे की तस्करी करने वाली 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई महिलाओं के कब्जे से पुलिस ने झोले में रखी सब्जी के नीचे छिपाए गए 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार महिलाओं में 3 सगी बहन बताई गई हैं। ये चारों महिलाएं जेल में बंद कैदियों को गांजा पहुंचाने की फिराक में थी और इससे पहले किसी ने इनकी बातों को सुनकर जेल प्रशासन को बताया, जिसके बाद चारों महिलाओं की तलाशी ली गई और इनसे गांजे की बरामदगी की गई है। चार महिलाओं को जेल के मुख्य गेट से गिरफ्तार किया गया और उनके पास सब्जियों में छुपा कर रखा 4 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में यह पता चला कि ये गांजा जेल में बंद अरमान और इस्माइल को पहुंचाया जाना था। अरमान और इस्माइल इस गांजे को वहां बंद कैदियों को मोटी कीमत पर बेचते थे। जब पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में जेल में गांजे की आपूर्ति को पकड़ा तो पुलिस ने एक टीम का गठन कर दिया है और पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही इस बात का खुलासा करेंगे कि इस मामले में कितने लोग और सम्मिलित हैं। जो लोग भी इस मामले में सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
खुर्रम आलम नुमानी, ABP गंगा, आजमगढ़। पुलिस को 4 महिलाओं की गतिविधि संदिग्ध लगी, जिसमें महिला कांस्टेबल्स को बुलाया गया और उन महिलाओं की तलाशी ली गई, जिसमें ये संज्ञान में आया कि ये महिलाएं 4 किलो गांजा लेकर आई थी और इनको 2 व्यक्ति जिनका नाम अरमान व इस्माइल है, इनको जेल के अंदर इनको सप्लाई करना था। इन चारों की गिरफ्तारी करी गई और पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा, इनके पास गांजा कहां से आया और कौन कौन इस प्रकरण में संलिप्त है, सभी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बियर पीकर रील बनाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और 31,000 का चालान भी काटा है। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। गाजियाबाद का ये मामला है, जहां रील बनाने का ये मामला सामने आया है और आप देखिए किस तरीके से खुलेआम बीच सड़क पर बियर पीते हुए ये युवक रील बना रहा है और इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और 31,000 का चालान अब काटा गया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया और देखिए रील बनाने का क्रेज किस तरीके से युवा पीढ़ी पर आजकल है। दिन दहाड़े किस तरीके से गाजियाबाद के सड़कों पर जो ये युवक है खुलेआम बियर पीकर रील बना रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद अब पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और युवक का 31,000 का चालान काटा गया है। कानपुर से खबर है, SIS हॉस्पिटल की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने हॉस्पिटल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गलत इलाज से युवक की मौत हुई है, परिजनों का यह कहना है और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया है कि युवक को बुखार और सिर में दर्द था। हॉस्पिटल स्टाफ ने परिजनों को दिए 2 डेथ सर्टिफिकेट। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के SIS हॉस्पिटल का है। एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि अस्पताल स्टाफ की लापरवाही की वजह से इस युवक की मौत हो गई। हॉस्पिटल स्टाफ ने जबकि जो युवक के 2 डेथ सर्टिफिकेट परिजनों को सौंप दिए। हालांकि अब मामले की जांच की जा रही है। SIS हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और हॉस्पिटल स्टाफ पर यह भी आरोप लगा है कि इनकी लापरवाही की वजह से इस युवक की मौत हुई है। बुखार और सिर में दर्द की वजह से अस्पताल में भर्ती युवक को करवाया गया था, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। अब परिजनों की तरफ से कई गंभीर आरोप हॉस्पिटल के स्टाफ पर लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि गलत इलाज युवक का किया गया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। SIS हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जहां युवक को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। बुखार और सिर में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद इस युवक को SIS हॉस्पिटल परिजन लेकर गए। यहां इस युवक की मौत हो गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।